हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज योर एजुकेटर सीए प्रकाश राय। और पिछली क्लास में हमने ये वाला पेज कवर किया था। देयर आर 4 पॉइंट्स। मैं फटाफट से इसका रिकैप करूंगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे जब हम इस रूल का एक्सेप्शन देखेंगे। ठीक है, सो लेट मी सेलेक्ट माय पेन। येलो कलर जम नहीं रहा क्या, कोई और कलर, ये येलो देखते हैं। चलो, इफ द प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय एसएससी फॉर हिज और ओन बिजनेस देन सच प्रॉपर्टी इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी को एसएससी ने अपने बिजनेस में यूज कर लिया तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। अच्छी बात है, ये सबको क्लियर है। ग्रीन पेन से टिक लगाते चलते हैं। चलो, एवरीबडी कंफर्टेबल टिल नाउ इस पॉइंट में? डन। If the property is held as a stock in trade and is not sold for 2 years from the end of the financial year in which certificate of completion is obtained, it is then taxable under income from house property. ठीक है, ये चीज ओके है। एक बिजनेसमैन ने जो रियल एस्टेट का काम करता है ऐसा बोल रहा है, उसने दिखाया कि मैंने एक बिल्डिंग बनाई सर, उस बिल्डिंग को कंप्लीट हुए 2 साल हो गए पर क्या करें, बिक ही नहीं रही है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भाई जब बिक नहीं रही है तो घर बना ले तू इसे। नाउ दिस इज योर हाउस प्रॉपर्टी। अब इसे किराए पे चला के तुम इनकम कमा रहे हो तो अब इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी। तुम एज अ रियल एस्टेट बिजनेस, एज अ रियल एस्टेट कंपनी तुम इसको अपने स्टॉक इन ट्रेड में क्लेम नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर है सबको? डन। अगला पॉइंट, even if the SSC is engaged in the business of letting out property on hire, income from such property shall still be taxable under the head income from house property and not profits and gains from business and profession। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग चालू बन रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे गवर्नमेंट को कि भाई साहब ये हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थोड़ी हो रही है, हमारा तो बिजनेस ही है प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया, नहीं भैया आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाना है। प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा रहे हैं अगर आप, तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। डन। ओके, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर एसएससी एक कंपनी है जिस कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम हाउस प्रॉपर्टीज को ओन करेंगे, तो भी उस कंपनी से अगर कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी और कहीं टैक्सेबल नहीं होगी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मैंने इस पहले पॉइंट को जबरदस्ती इन 3 पॉइंट्स के साथ घुसा दिया। इस पहले पॉइंट को अलग रखना चाहिए था, ये तो इसका एक्सप्लेनेशन था। बाकी के 3 पॉइंट एक अलग रूल बता रहे हैं। बाकी के 3 पॉइंट कह रहे हैं कि भैया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमेशा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी। बस ये बिजनेस वाला एक्सेप्शन छोड़ के, अगर तुम उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो तो वो भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं हुई। अब अपन पढ़ेंगे इसके एक्सेप्शंस। इससे पहले अपन क्या पढ़ रहे थे कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, जो भी कर लो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमेशा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही टैक्सेबल होगी, उसको तुम बिजनेस में नहीं ले जा सकते। इसका रीजन क्या था, मैंने समझाया था तुमको ना, कि अगर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिक्लेयर करते हैं तो बस 30% का एक छूट मिलती है। हम आगे दिखाएंगे कैलकुलेशन में, बहुत बड़ी छूट नहीं होती है। लेकिन अगर आपने कह दिया कि नहीं मेरा बिजनेस है, तो उसमें 50 तरह के खर्चे डाल लो, अपने दादाजी को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, सबको दिखा दो कि सब मेरे एम्प्लॉई हैं, सबको दबा के सैलरी बांटो। घर का बिजली का बिल भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला दो कि हाँ ये भी खर्चा है मेरा बिजनेस का, सारे खर्चे डाल दो उसमें, प्रॉफिट आएगा ही नहीं कभी। और अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो कोई छूट नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन एक मिलती है, बस काम खत्म। अब आओ इसके एक्सेप्शंस देखो, कौन कौन से केस में आप रेंटल इनकम नहीं बता सकते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शन है कि धीरे से बच के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से निकल लो। कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शन है ये देखो। पॉइंट नंबर 1, if letting out is only incidental and subservient to the main objective, then the income can be classified as business income. For example, renting out of servant quarters. तो क्या होता है कि कई ऑफिसेज में या बड़े बंगलों में सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं, आपने सुना होगा। रेंटिंग आउट ऑफ सर्वेंट क्वार्टर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप किसी कुक को या किसी
मेड को या किसी भी तरह के ऐसे एम्प्लॉई को रखना चाहते हैं जिसको आप चाहते हैं ड्राइवर है, आप चाहते हैं कि फुल टाइम हमारे घर पे ही रहे, तो आप लोग जब उन्हें ऑफर करेंगे ना कि भाई अगर आप रहेंगे यहाँ पे फुल टाइम ड्यूटी करेंगे तो आपको हम रहने का घर भी दे देंगे, रहने के लिए एक जगह दे देंगे जहाँ आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। अगर आप वो फैसिलिटी देते हैं तो उनकी सैलरी में से कुछ पैसा कट करते हैं। वो किस लिए कट करते हैं? क्योंकि भाई साहब उनको साथ में सर्वेंट क्वार्टर्स भी तो मिल रहा है, एक बेनिफिट दे रहे हो, तो उस बेनिफिट का पैसा थोड़ा सा कट जाता है। तो वो रेंटिंग आउट ऑफ सर्वेंट क्वार्टर्स जो है वो इनकम कमाने का जरिया नहीं होता है, वो तो बस एक फेयर डील है ना। वो तो बस एक ऑफर है जो आपने दिया है कि भाई उसकी वजह से आपका सर्वेंट जो है फुल टाइम आपके यहाँ रह रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव कुछ और है। ये बात क्लियर हुई कि लेटिंग आउट जो है वो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था, हम तो कुछ और करवा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई जंगल सफारी के पैकेजेस बेच रहा है, जो जंगल सफारी के पैकेजेस बेचता है वो और क्या इंक्लूड करता है पता है? वो जंगल के बीच में उसका तंबू बना रहता है, या कुछ क्या बोलते हैं उसको, तंबू बोलना गलत होगा, इसको बोलते हैं छावनी बोलते हैं, या इस तरह का कोई टर्म यूज़ करते हैं। वो प्रॉपर बिल्डिंग बनी रहती है जंगल के बीच में, जहाँ कुछ सिक्योरिटी रहती है, हल्की फुल्की सिक्योरिटी, क्या मतलब गेटेड है चारों तरफ से, जानवर नहीं घुस सकता, फेंसिंग लगी हुई है। तो वो लोग जंगल के बीच में जाते हैं तो रात में स्टे करने के लिए वैसी जगहों पे स्टे करते हैं। कैंप, हाँ कैंप कह सकते हो, कैंप इज़ द राइट वर्ड। तो वो कैंप में जब आपको स्टे करवा रहा है, आपको तो उससे पैसे भी देने पड़े, कैंप में स्टे किया एक रात को तो वहाँ खाना वाना खिलाएगा, सब करेगा, पर वो सिर्फ इंसिडेंटल था, इट वॉज सबसर्विएंट टू द मेन ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉजंट टू लिव इन दैट रूम, द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू कवर द होल ट्रिप। तो इस केस में लेटिंग आउट इंसिडेंटल है, सबसर्विएंट मतलब मेन ऑब्जेक्टिव्स के नीचे कुछ छोटे से सब ऑब्जेक्टिव्स टाइप के है ना, उस टाइप की है। भाई मेन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये चीज जरूरी है। वैसे केस में आप बिजनेस इनकम क्लासिफाई कर सकते हैं, वैसे केस में आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड एक्सेप्शन कहता है कि if the income is received not just for renting out the property but also for additional services associated with it, same example as camp। मैं इसमें पीजी का एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली गया था तो मैं एक पीजी में रुका था। तो पीजी में मुझे रूम नहीं दिया गया था रेंट पे, पीजी में मुझे बेड दिया गया था, सोने की जगह थी, एक अलमारी लगी हुई थी कमरे में, कूलर लगा हुआ था कमरे में, और बड़ा बढ़िया माना जाता था कि भाई अरे इनके रूम में तो कूलर लगा हुआ है। हम लोग उस समय एसी वाले ज़माने तक नहीं पहुंचे थे कि अब एसी इतना इजीली अवेलेबल हो। एसी वालों को बहुत ही ज़्यादा सुपर रिच समझा जाता था। और साथ में हमारा ब्रेकफास्ट रहता था, लंच रहता था, डिनर रहता था, 3 टाइम का खाना। तो ये सारी सर्विसेज मिला के मैं पीजी को एक लंप सम अमाउंट देता था, महीने का 10,000 9,000 कुछ था पीजी का, उसमें मेरे को ये सारी चीज़ें मिला के मिलती थी। तो ये यहाँ क्या है, यहाँ हम प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं कर रहे हैं, हम पीजी का बिजनेस रन कर रहे हैं। यहाँ जो खाना बनता है उसकी सब्जी खरीदने के लिए जो मैं पैसा खर्च करता हूँ, पीजी के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जो सब्जी खरीदने का पैसा खर्च करता है, जो कुक को पैसा देता है, वो पैसे का खर्चा वो कहाँ क्लेम कर पाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में? तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है आपकी बात सही है, आपका केस यूनिक है, इसलिए आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ना दिखाइए, आपका जेन्युइन बिजनेस है, आप उसको बिजनेस इनकम की तरह दिखाइए और जो क्लेम है बिल्कुल मिलेगा। करेक्ट? ये पॉइंट क्लियर? यस। तीसरे पे आओ फटाफट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? Income from farmhouse is considered agricultural income provided that it is a building used for storage or dwelling in the immediate vicinity of agricultural land। तो पहली बात तो फार्म हाउस सुनते ही तुम्हारे मन में वो कहीं सलमान खान वाला फार्म हाउस ना आ जाए जिसमें वो घोड़े पे बिठा के जैकलिन फर्नांडिस को घुमा रहा था। फार्म हाउस का मतलब ये नहीं होता है। छावनी वर्ड जो मैंने यूज़ किया था ना, वो एक्चुअली फार्म हाउस के लिए यूज़ किया जाता है, असली फार्म हाउस के लिए। हमारे पास गांव पे छावनी है। छावनी का मतलब क्या है कि भाई पूरा चारों तरफ हमारे खेत हैं, खेत के बीच में एक घर जैसा बना हुआ है 1-2 फ्लोर का। वो उसका पर्पज़ ये रहता था कि पहले के टाइम में लोग रात रात भर छावनी में सोते थे जब फसल लगी रहती, कि कोई जानवर आके ना खा जाए,
कहीं प्रोटेक्शन के लिए, बेसिकली फसल की प्रोटेक्शन के लिए। और तो और एक नीचे का जो फ्लोर था उसमें वो स्टोरेज हाउस की तरह यूज़ किया जाता था, ऊपर के फ्लोर में सोने की जगह थी। तो जो नीचे का स्टोरेज हाउस की तरह यूज़ किया जाता है उसका पर्पज़ ये होता है कि जब तुरंत धान कटता है या जो भी आपकी फसल है वो कटती है, तो उसकी एक टेम्परेरी स्टोरेज वहाँ पे की जाती है सेम टाइम पे, कि भाई आज ही कट रहा है तो आज के लिए, आज दिन भर का जितना कटाई हुई वो यहाँ रखा गई, और उसके बाद कल की फिर कटाई होगी तो कल फिर रखा जाएगी, फिर जब वो भर जाएगा तो उसको वहाँ से फिर जहाँ भी बेचने ले जाना होगा बेचने ले जाएंगे या कहीं कुछ भी करेंगे। तो फार्म हाउस का जो पर्पस था वो एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर के लिए था। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने कोई फार्म हाउस बनाया है जिसको आप स्टोरेज या ड्वेलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ड्वेलिंग मतलब रहने के लिए, और वो ऐसी जगह है कि जहाँ एग्जैक्टली बगल में आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है, इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, तो उस फार्म हाउस से अगर आपको कोई इनकम होती है तो उस फार्म हाउस की इनकम को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, वो एग्रीकल्चरल इनकम है, वो एग्जेम्प्ट रहेगी। इसमें लोग तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये बताइए कि अगर फार्म हाउस में कोई पार्टी रखें हम लोग और पार्टी के लिए लोगों से पैसे ले लें कि भाई आओ मेरे फार्म हाउस में पार्टी है और मेरी पार्टी में एंट्री फीस है 5,000 रुपये, और 5,000 रुपये करके हमने बड़ी सी एक पार्टी रखवा दी और वहाँ तरह तरह की खाने की और ड्रिंक्स की व्यवस्था कर दी, तंबू वंबू गाड़ के प्रॉपर। सर अब क्या होगा, क्या ये एग्रीकल्चरल इनकम है? नहीं, एग्रीकल्चरल इनकम वो होती है बेटा जो डायरेक्टली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से कनेक्टेड हो। यहाँ पे कुछ भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए नहीं हो रहा है। आई गिव यू मोर एग्जाम्पल जो बहुत कॉमन है गाँव में कि भाई सर मेरे फार्म हाउस में रामलीला का आयोजन होता है, तो रामलीला वाली कमेटी जो है वो मुझे कुछ पैसे देती है उसके लिए। वो कौन सी इनकम है? वो भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी। क्लियर? जहां भाई वाकई जेन्युइनली खेती बाड़ी के काम के लिए फार्म हाउस बनाया गया है तो वैसे फार्म हाउस को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं यूज करेंगे। अच्छा एक पॉइंट और समझो, बहुत अच्छा बारीक पॉइंट है जो ज़्यादातर जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको पता होता है, थ्योरी पढ़ने वालों को नहीं पता होता। देखो ये बात कहने का मतलब क्या हुआ कि सर इनकम फ्रॉम फार्म हाउस को हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। पहले ही एक ये रूल बनाने का क्या मतलब हुआ? क्या हम इसको केस बाय केस बेसिस पे नहीं ले सकते थे? नहीं। मैटर क्या है, देखो जब कोई ऐसी इनकम होती है ना कि तुमने फार्म हाउस दे दिया रामलीला के लिए या कोई वहां इवेंट करवा लिया, ये वन टाइम इवेंट है, उसको तो तुम केस बाय केस पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में या यहाँ वहां डाल सकते हो। लेकिन जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है वो पता है क्या बोलता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हेड बोलता है कि अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है और वो इस लायक है कि उसे किराए पे चढ़ाया जा सकता है, रेडी टू बी लेट आउट या अवेलेबल फॉर लेट आउट है तुम्हारी प्रॉपर्टी, तो तुमने किराए पे चढ़ाया या फिर नहीं चढ़ाया, गवर्नमेंट मान लेगी कि तुमने किराए पे चढ़ाया होगा, तुम मुझे बता नहीं रहे हो। डीम्ड टू बी लेट आउट का एक कॉन्सेप्ट होता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग बिल्कुल सीधा, जो ये हम लोग आ रहे हैं ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे, इसमें इसी तरह की बातें करेंगे। इसमें हम हाउस प्रॉपर्टी का जो कोर कॉन्सेप्ट है कि कैसे गवर्नमेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करती है, टैक्स करती है, वो हम बिल्कुल ठीक इस टॉपिक के बाद पढ़ने जा रहे हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए आपके पास 3 घर हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि 2 घरों तक हमें छूट है, 2 घर को हम मान लेंगे कि आपने सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम नील मान लेंगे, इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास तीसरी एक प्रॉपर्टी है, फिर ये तीसरी प्रॉपर्टी जो है ना, इस पे आपने किराए पे चढ़ाया हो या ना चढ़ाया हो, गवर्नमेंट आपके लिए निकालेगी एक एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू कि अगर चढ़ाया होता तो किराए में कितने पैसे मिलते, और उस एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू पे आपको देना पड़ेगा इनकम टैक्स, चाहे भले ही आपने एक्चुअल में 1 रुपए भी ना कमाया हो। तो ये बात समझ में आई? ये रूल समझ में आया जो मैंने समझाया अभी कि 2 घर तक फ्री है, उसके बाद टैक्सेबल है। ठीक है, तो अब इसीलिए फार्म हाउस का नियम लाया गया कि नहीं फार्म हाउस को एग्रीकल्चरल में लेंगे, क्योंकि मेरे पास मतलब मेरे पिताजी दादाजी का बनाया हुआ 6 गांवों में ज़मीनें हैं,
मोस्टली सारी एग्रीकल्चर है, मोस्टली क्या मैं कहूँगा सारी ही एग्रीकल्चर है, कुछ रोड पे भी है लेकिन कुछ में छोटा छोटा कंस्ट्रक्शन भी है, जैसे छावनी में प्रॉपर बना हुआ है कंस्ट्रक्शन 2 फ्लोर का। और मेरे पास एक फ्लैट है जिसमें मैं रहता हूँ, और एक और प्रॉपर्टी है जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस छूटी हुई है। तो अगर मैं अपनी गांव की प्रॉपर्टी छोड़ दो, शहर में ही मेरे पास 2 प्रॉपर्टी तो ऐसे ही हो जा रही है, जो 2 प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट होती है। अब अगर मैं गांव की प्रॉपर्टी अपनी ले लूँ, तो अगर कुछ छावनी भी मेरी पकड़ लिया ना उसने कि हाँ भाई यहाँ तो बिल्डिंग बनी हुई है, ये हाउस प्रॉपर्टी है, चलो बाकी तो ज़मीनें हैं, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, तो मुझे बिना 1 रुपए का भी रेंटल इनकम हुए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपना कैलकुलेट करना पड़ता, उस पर टैक्स भरना पड़ता। तो इस तरह की समस्याओं से बचाने के लिए ये कहा गया कि भाई फार्म हाउस की जो इनकम है उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कहीं का बहुत बड़ा रईस हूँ कि मेरे पास 6 गाँव में खेत है, बहुत से लोगों के होते हैं। पहले क्या होता था, इंदिरा गांधी के ज़माने से पहले लोगों के पास 100-100 200-200 बीघा ज़मीन होती थी। फिर उसके बाद कुछ लिमिटेशन आया, लिमिटेशन का मतलब था कि एक आदमी इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, तो कई लोगों ने अपनी ज़मीनें बचा ली, कुछ इसके नाम पे कुछ इसके नाम पे, परिवार में कई लोगों के नाम पे बांट के बचाई। तो जिन लोगों ने भी बचाई वो ज़मीनों को एक साथ नहीं रख पाए, उन्हें बेचना पड़ा कि भाई यहाँ की ज़मीन बेच के दूसरे के नाम कर दो, कहीं कि सरकार को पता चल गया कि ये पूरा का पूरा खेत किसी एक का है, तो सरकार क्या है ले लेगी, तो सबने अपने खेत बांट दिए। तो बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे पहले के टाइम पे, सबके खेत इस तरह मल्टीपल जगह पे है। अब जहाँ जहाँ है हर जगह छावनी भी बनवानी पड़ेगी, भाई जो एक्चुअली खेती करता है उसको तो छावनी की ज़रूरत है, फार्म हाउस की ज़रूरत है, वो फार्म हाउस जेन्युइन बनवाएगा। जहाँ जहाँ फार्म हाउस बनवाएगा वहाँ वहाँ बिल्डिंग हो जाएगी, और एक बार बिल्डिंग हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो भले ही उसकी 1 रुपए की कमाई ना हो उससे, उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स देना पड़ेगा। इस नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए ये रूल सिंपल बनाया गया कि भैया फार्म हाउस की इनकम को हम इनकम ही नहीं मानेंगे, हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आ गया ये? सर पीजी का इनकम किस हेड में टैक्सेबल होगा? बेटा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो जाएगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो बेटा क्या होता है चैरिटेबल पर्पस का सीन, कि आपने एक ट्रस्ट बना लिया, आपने उस ट्रस्ट में बिल्डिंगें खड़ी कर ली बहुत सारी। अब क्या होगा, आपने ट्रस्ट का अप्रूवल ले लिया 12A का 80G का। ये 12A और 80G 2 अलग अलग सेक्शंस हैं जिनमें अप्रूवल मिलता है, और ये अप्रूवल मिलता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अगर अप्रूव कर रहा है आपके ट्रस्ट को, तो मतलब आपका ट्रस्ट जो है वो बड़ा पाक साफ है, वो पैसे कमाने की सोचता ही नहीं, वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। एक्चुअली भले आप कितना भी पैसा कमाओ, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, सब नॉट फॉर प्रॉफिट पे चलते हैं, सब ट्रस्ट दिखाया जाता है, चाहे भले ही आपका वो प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो जो करोड़ों में खेल रहा हो, उसको चैरिटेबल पर्पस का मान के उसकी प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो चूंकि चैरिटेबल पर्पस की प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है, तो चैरिटेबल पर्पस की प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ सकती। क्लियर? सर रिलायंस फाउंडेशन का इनकम फाइल नहीं करते क्या? नहीं, इनकम बतानी होती है, पूरी सेल जितनी करी या जो भी आपने भाई ग्रॉस रिसीट्स आपकी हैं साल भर की, वो भी बतानी होगी, और सारा खर्चा भी दिखाना होगा। ये दिखाना होगा, उसका रूल ही एक होता है, एग्जेम्प्ट इनकम का एक रूल है कि अगर तुमने 100 रुपये कमाए हैं तो 85 रुपये खर्चा कर दो। 15% तक का पैसा आपको परमिशन मिलती है कि आप उसको साइड में रख लो बाद में यूज करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए। ओके, चलो, तो यानी कि ये चारों पॉइंट सबको क्लियर, 1 2 3 4 सारे एक्सेप्शंस क्लियर हो गए सबको। आगे बढ़े, अब देखो और बातें सुन लो। सिमिलरली जैसे मैंने आपको चैरिटेबल ट्रस्ट का बताया, वैसे ही रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन या लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी भी टैक्सेबल नहीं होती। एनी वन पैलेस ऑफ एक्स रूलर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। कोई 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नील मानी जाती है। यही मैं बता रहा था कि कम से कम 2 हाउस प्रॉपर्टी आपके पास अगर है तो कोई चिंता की बात नहीं, 2 हाउस प्रॉपर्टी तक की वैल्यू को नील मानते हैं। उसके बाद तीसरी हाउस प्रॉपर्टी हुई तो उस पर टैक्स लगेगा, नहीं तो
नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी को नील मानते हैं। मान लो आपके पास दो प्रॉपर्टी है, एक आपने खुद ऑक्यूपाई करी हुई है, एक को किराए पे चढ़ाया है, तो जो किराए पे चढ़ाई हो गई वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं रही, वो क्या हो गई, वो लेट आउट प्रॉपर्टी हो गई। क्या बोलेंगे उसको, लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी पे कोई छूट नहीं मिलती इस तरह की। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, आप खुद रह रहे हो या आपने ताला मारा हुआ है कि कोई और नहीं रहेगा, मैं नहीं रह सकता, तो मैंने अपने पर्पस के लिए रखा है, वो मेरा गेस्ट रूम है, होता है ना कई लोग बनाते हैं, या मेरा हॉलीडे होम है। भाई मान लो मैंने अपना एक घर यहाँ बना लिया, एक घर मनाली में बना लिया कि भाई जब बहुत गर्मी पड़ेगी तो मैं मनाली चला जाऊँगा, तो मेरी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी हो गई। भले ही मैं दोनों में रह नहीं रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने लेट आउट नहीं किया। जब तक लेट आउट नहीं किया तब तक वैल्यू नील मानी जाएगी, लेट आउट कर लिया तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर। हमारे ज़माने में ये दो की जगह एक हुआ करता था, तुम लोग बहुत नसीब वाले हो, दो दो घर मिल गए फ्री के, कोई टैक्स नहीं देना। ठीक। एक्स रूलर की कहानी ये है कि भाई एक ज़माने में इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, आप लोगों को पता है या नहीं। ब्रिटिशर्स के टाइम में ब्रिटिशर्स ने पूरा इंडिया रूल नहीं किया था, कुछ एरिया वो इनडायरेक्टली रूल करते थे। वो कहते थे कि यहाँ पे जो राजा साहब हैं उनको बने रहने दीजिए, और राजा साहब क्या करेंगे कि हमें वो लगान देते रहेंगे, 3 गुना लगान। लगान मूवी देखी ना, तो वैसे ही सिस्टम था। अब इंडिपेंडेंस आने के बाद क्या हुआ कि इन राजाओं के पास तो पहले भी कुछ नहीं था, नाम के ही राजा थे ये लोग, सारी वसूली करके ब्रिटिशर्स को दे देते थे, नाम के ही बस बचे हुए थे, बस इनके पैलेसेस जो थे वो बड़े आलीशान आलीशान थे। तो राजा महाराजा ने कहा, जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम पूरे देश को आज़ाद करके जा रहे हैं, और ये कहने के पीछे उनका मतलब ये था कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो जो पूरी की पूरी ये जो टेरिटरी है, इसमें अब हमारा कोई से नहीं है, आप लोग अपना अपना समझ लो। जब अपना अपना समझ लो बोल के ब्रिटिशर्स निकले, तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नहीं, उस समय तो बांग्लादेश, पाकिस्तान सब इंडिया हुआ करता था ना। उन्होंने बोला कि अपना अपना समझ लो, अपना अपना समझ लो। जब बोला तो पाकिस्तान वाली जो एंटिटी थी उसको बल मिल गया कि भाई हमें तो चाहिए पाकिस्तान। पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले तो अड़ गए कि भाई हम तो अलग होंगे, हमें तो पाकिस्तान। उस समय बांग्लादेश था ही नहीं, उस समय सिर्फ और सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान ऐसे करके होता था। वो लोग तो अड़ गए। ये बड़ी एंटिटी दो हो गई, एक इंडिया बड़ी एंटिटी थी, एक पाकिस्तान बड़ी एंटिटी थी, और बहुत सारी छोटी 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 एंटिटीज थी जो रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी। अब प्रिंसली स्टेट्स भी तो आज़ाद हो गए, अब उनके ऊपर ब्रिटिशर्स नहीं है और उनके ऊपर कोई और गवर्नमेंट भी नहीं है। ऐसी ही एक प्रिंसली स्टेट्स हैदराबाद थी, जिसने बहुत कोशिश की इंडिया से अलग होने की। जूनागढ़ थी, जिसने बहुत कोशिश की इंडिया से अलग होने की। कश्मीर में भी यही सेम चीज़ हुई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से। आज लोग कश्मीर की दुआई देते हैं कि भाई कश्मीर क्यों नहीं हमने एनेक्स कर लिया, और क्यों नहीं, क्योंकि भाई हमारा कभी था ही नहीं। अगर लीगली देखा जाए तो कोई भी स्टेट हमारा नहीं था। मतलब ये जो सिक्किम भी, हाँ, गोवा में भी पोर्टुगीज थे, तो बहुत सारे पिछली स्टेट्स थे ना जो लीगली बोला जाए तो ब्रिटिशर्स हमें देखे नहीं गए थे। वो तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मैं कहूँगा कि मजबूती थी कि जिन्होंने पकड़ पकड़ के जो इतनी छोटी 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 कई सारे जो पिछली स्टेट्स थे सबको पकड़ के अपने काबू में किया, और सबको बोला कि नहीं भैया इंडिया में एनेक्स हो तो ही तुम्हारी मदद करेंगे, नहीं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, तुमको घेर लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं कर पाओगे, ना अनाज मिलेगा ना पानी। कश्मीर के साथ भी सेम कंडीशन रखी गई थी, बस कश्मीर के साथ क्या हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया। कश्मीर में ये हुआ कि भाई कश्मीर के राजा हरी सिंह चाहते थे कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, ना पाकिस्तान में जाऊं ना इंडिया में जाऊं। उन्होंने डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा गया। यहाँ से रिक्वेस्ट गई थी, नेहरू जी की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो उन्होंने कहा कि भाई दोस्त हो मेरे, आ जाओ इंडिया के साथ। उनके मन में लेकिन डाउट्स चल रहे थे कि नहीं यार, मैं अगर इंडिपेंडेंट हो जाऊं तो कितना मज़ा आएगा। तो लास्ट में जब पाकिस्तान की फोर्सेस ने उधर से अटैक कर लिया, उन्होंने वेट नहीं किया इनके डिसीजन का, उन्होंने कब्जा करने के लिए अटैक करना चालू कर दिया। पाकिस्तान की फोर्सेस जब आधी पहुंच गई आधे रास्ते, तो फिर इंडिया ने बोला कि भैया अब अगर मिलिट्री की हेल्प चाहिए तो तुरंत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करो। तो उन्होंने साइन करके कश्मीर बोल दिया कि नहीं भैया, कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और तब हमारी फोर्सेस गई और भाई एक जगह पे जहाँ लड़ाई हो रही थी
सारा मैटर चला गया यूएन में कि भाई यूएन वाले सेटल करेंगे, और वो मैटर वहीं का वहीं पड़ा रह गया और हमारी आधी जगह पे हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। खैर, ये सारी कहानी की बताने के पीछे मकसद ये था कि उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम में जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे तो इंडियन डिप्लोमैट्स के पास कुछ ना कुछ एक टूल चाहिए होता था कि वो कैसे अपने प्रिंसली स्टेट्स को इस बात के लिए आसानी से मना लें कि आप इंडिया के साथ जुड़ जाइए। भाई ऑफ कोर्स इंडिया के साथ जुड़ने का मतलब कि उनकी राजशाही तो ख़त्म हो जाएगी। अब वो जो 3 गुना लगान वसूलते हैं अपने किसानों से, वो तो नहीं वसूल पाएंगे अब। तो उनके लिए एक खुशी छोड़ दी गई कि देखो भाई, तुम्हें राजा साहब कहलाने का अधिकार है, लोग बोलते हैं बोलने दो, हम कोई रियल अथॉरिटी तुम्हें नहीं देंगे। तुम्हें एक पैलेस तुम्हारा दे देंगे जिस पे हम कभी कोई टैक्स नहीं लेंगे, वो पैलेस पूरा तुम्हारा है, जो मन में आए वो करो उसमें, तुम वहाँ पैलेस के राजा हो और बाकी की जनता को आज़ाद कर दो बस। तो इस कंडीशन के चलते एक डिप्लोमेटिक गिफ्ट है, समझ लो कि एक जो एक्स रूलर थे प्रिंसली स्टेट के, उसको एक पैलेस गिफ्ट मिलता था हर रूलर को। तो जिस रूलर को जितना बड़ा पैलेस मिला वो उतना बड़ा रूलर कहलाया। आज़ादी के बाद उतनी रईस फैमिली से वो लोग कहलाए। एक तो कौन से कोई बहुत बड़े नेता भी हैं जो कांग्रेस से, शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम है, उनका भी भाई वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, और सचिन पायलट और ये लोग भी भाई लोग रूलर फैमिली से हैं। तो अच्छा खासा इन लोगों के पैलेस की वैल्यू है, बहुत पैसे हैं इन लोगों के पास। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने बोला कि एक पैलेस आपका एग्जेम्प्ट है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, तो जैसे चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए एग्जेम्प्ट किया जाता है प्रॉपर्टी को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी भी अगर रख रही है, ट्रेड यूनियन रख रही है, लोकल अथॉरिटी रख रही है, तो इसको भी एग्जेम्प्ट किया जाता है। अब इस पेज पे जो बातें लिखी हैं इसमें क्या कोई और सवाल जवाब बाकी है? सर अगर थर्ड हाउस भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है देन टैक्सेबल होगा थर्ड हाउस। हाँ श्रिया, फिर भी थर्ड हाउस टैक्सेबल होगा अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसको डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। उसको बोलेंगे कि दिस इज डीम्ड टू बी लेट आउट, और उसकी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकाल के उस पर टैक्स लगाएंगे। और कोई सवाल इस पन्ने में या पिछले पन्ने में? अभी हमने जो भी बातें करी, पॉलिटिकल पार्टी क्यों एग्जेम्प्ट है? क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स ही तो बैठते हैं वहां पे रूल बनाने के लिए, अपने लिए एग्जेम्प्ट नहीं रखेंगे क्या? उनकी सब एग्जेम्प्ट है, उनकी इनकम भी एग्जेम्प्ट है, डोनेशन भी एग्जेम्प्ट है, सब एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं नेता लोग को। लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटी वही होती है यार, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वाराणसी में रहता हूँ तो वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वीडीए, उसकी सारी इनकम, उसकी जितनी भाई लोकल अथॉरिटीज़ के पास बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नगर निगम के पास एनडीएमसी ले लो, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कई सारे पार्क्स हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उससे कोई कमाई थोड़ी कर रही है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का तो काम ये है कि भाई इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करो सिटीजन्स को, तो इसलिए उस प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। और गवर्नमेंट भी क्या करेगी, अपने ही ऊपर टैक्स लगा के अपने ही जेब में डालेगी। क्लियर? ट्रेड यूनियन तो समझते ही हो, ट्रेड यूनियन भी एक तरह से ट्रस्ट या सोसाइटी के फॉर्म में बनाया जाता है, चैरिटेबल कहा जाता है इसको। तो जो चैरिटेबल है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, इसीलिए चैरिटेबल हाउस प्रॉपर्टी मान के रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की प्रॉपर्टी पे भी टैक्स नहीं लगाया जाता। ओके, आगे बढ़े। अब आओ असली चीज पे। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा असली चीज, भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद मैं एक एक आइटम पे डिटेल्ड डिस्कशन करना चाहता हूं, चलेगा? देखो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पूरा गेम ग्रॉस एनुअल वैल्यू के कैलकुलेशन का है। जिस दिन तुम ये सीख जाओगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में और कुछ बचेगा नहीं। नेक्स्ट आइटम में हम क्या करते हैं, जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली ओनर ने पे करा है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, चाहे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का हो या उसके पीछे का हो, मैं इसको आसान शब्दों में बताता हूँ। मान लो कि ये फाइनेंशियल ईयर अभी कौन सा बीता, अप्रैल 21 से मार्च 22, करेक्ट? ओके, अप्रैल 21 से मार्च 22 का ईयर बीता है अभी अभी। मान लो कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसने 5 लाख रुपए का म्यूनिसिपल टैक्स पे कर दिया।
आप भी कहोगे सर 5 लाख का म्यूनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी बहुत बड़ी होगी। अरे नहीं बेटा, कुछ खास बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, पर उस नालायक आदमी ने पिछले 10 सालों से म्यूनिसिपल टैक्सेस पे नहीं करे थे। आपको पता है हाउस टैक्स लगता है और इस तरह के कई सारे म्यूनिसिपल टैक्सेस लगते हैं आपके ऊपर, अगर आप प्रॉपर्टी के होल्डर हैं तो हर साल एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होता है। तो आपने 10 साल 20 साल तक नहीं पे किया, पेनल्टी लगा के आ गया, लाओ भाई 5 लाख रुपए। तो जितना भी पैसा आपने एक्चुअली प्रीवियस ईयर में पे करा है, चाहे भले ही वो पिछले साल का हो, इस साल का हो, 50 साल पुराना हो, पूरे के पूरे अमाउंट की छूट मिल जाती है। पर हाँ, ओनर को खुद ही करना पड़ेगा तभी छूट मिलेगी। ये नहीं कि किराएदार के ऊपर डाल दिया कि भाई देख रहना है घर में तो 50,000 तू दे दे। पिछले किराएदार को भी पकड़ लिया, क्या भाई ये देख तेरे पीरियड में इतना म्यूनिसिपल टैक्स था, ला पैसा दे, गुंडागर्दी करने लगे। खुद से देना पड़ेगा भैया, किसी और से नहीं दिलवा सकते। ओनर ने जितना दिया उतने की म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी, प्लेन एंड सिंपल। वो टैक्स किस साल से बिलोंग करता है कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। जितने पैसे की म्यूनिसिपल टैक्स की रसीद है आपकी, आपने पैसा जमा करा, आपको रसीद मिली होगी, जितने का भी जमा करा पिछले फाइनेंशियल ईयर में जमा करा है, ले लो छूट। सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं सोचना। बस क्या देखना है, प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या ये उसी प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स है? हाँ। क्या ओनर ने पे करा है? हाँ, तो छूट ले लो। जितना भी अमाउंट हो, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो। ये बात समझ में आई आकाश? हमें कोई और चीज नहीं देखनी, बस 2 चीज चेक करनी म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन लेने से पहले, कि क्या हम जिस हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जिस हाउस प्रॉपर्टी का हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं, क्या ये म्यूनिसिपल टैक्स उसी हाउस प्रॉपर्टी का है? यस। क्या ये म्यूनिसिपल टैक्स ओनर ने पे किया है प्रीवियस ईयर में? प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल की बात चल रही है, जिस साल का टैक्सेशन चल रहा है, ओनर ने पे करा है? हाँ। इसी पिछले साल में पे करा है? हाँ, तो ले लो इसकी छूट बिना कोई बहस किए। कौन से साल का है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? यानी कि एक्रूअल बेसिस नहीं, कैश बेसिस है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जब आप म्यूनिसिपल टैक्सेस घटाते हैं तो नेट एनुअल वैल्यू आती है। क्या ये हो सकता है बेटा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी थी 2 लाख रुपए और हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस 5 लाख रुपए पे कर दिए? बिल्कुल हो सकता है। इस केस में क्या एनएवी नेगेटिव आएगी सर? हाँ बेटा, बिल्कुल आ सकती है। 3 लाख रुपए की नेगेटिव एनएवी आ सकती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा हेड है जिसमें कई बार लॉस आता है और उस लॉस की वजह से हमें बाकी इनकम्स पे टैक्स नहीं देना पड़ता, भाई साहब बच जाते हैं। बड़ा प्यारा हेड है ये। तो एनएवी नेगेटिव बिल्कुल आ सकती है, इस बात में कोई शक की बात नहीं है। व्हाट इज एनएवी, व्हाट इज नेट एनुअल वैल्यू? सिंपल सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी बड़ी मेहनत से। इसमें से जितना भी म्यूनिसिपल टैक्स पे किया घटा दिया, जो वैल्यू आई वो लॉस नेट एनुअल वैल्यू आ गई। लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा क्या? हाँ बेटा, इसके बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस के चैप्टर में, और जहां हमको पता चलेगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैसे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हर लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अलग रूल है, उसको हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए, नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 2 डिडक्शंस मिलती हैं सेक्शन 24 में। पहली डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 30%, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। दूसरी डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की। ये 2 डिडक्शन लेने के बाद आपको क्या मिलती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, आई विल टेक अ वेरी स्मॉल ब्रेक, क्योंकि वही सेम प्रॉब्लम, जूम क्लास जल्दी खत्म होने वाली और अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू शिफ्ट टू अनदर प्लेटफॉर्म। So I'll stop this class, I'll again start another class and I will send you guys the link on WhatsApp group, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, I'll pause the recording for now और फिर से स्टार्ट करेंगे इसको।